आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन और मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैयद। मौजूद हूं इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एनसी के ऑफ़िस में। मेरे साथ यहां पर बैठे हुए हैं शादाब सरवर्दी साहब। हम इनके साथ आज बात करेंगे जो पहली बार डीडीसी चुनाव हुए और उसके बाद कल उसके नताइज आने वाले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके ऊपर एक ख़ास बात है कि डीसी डोडा ने एक लेटर निकाला हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है तमाम इंटरनेट सर्विस, मोबाइल फ़ोन सर्विस और तमाम गाड़ियां जो है कल के लिए बंद कर दी जाएंगी। शादाब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन। शुक्रिया। शादाब साहब, जो डीसी की तरफ से कल के लिए एक ऐलान किया गया है कि तमाम इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएंगी, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी और शॉर्ट साइटेडनेस बोलूँगा इसको। इलेक्शंस पहले भी होते रहे हैं, काउंटिंग्स पहले भी होती रही हैं, लेकिन ऐसे अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स कभी नहीं देखे हमने। हाँ, दफ़ा 144 अक्सर लगाया जाता है एहतियातन, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट सर्विस बंद करना ये दर्शाता है कि इनके मन में कुछ खोट है और ये कुछ ना कुछ लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। शादाब साहब, गाड़ियां भी आज तक कभी भी बंद नहीं की गई। एमपी इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और यहाँ तक कि पंचायत इलेक्शन भी हुए, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भी हुए, तो पहली बार गाड़ियां जो है आज 1 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी, ये ऐलान किया है डीसी साहब की तरफ से। ये वही बोला ना मैं, इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है। वैसे नॉर्मली ये रूटीन में होता था कि जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके आसपास के 100 मीटर के दायरे में गाड़ियाँ या मूवमेंट बंद होती थी। इनने तो पूरे टाउन को ही सील कर दिया गया है, जबकि टाउन में ये इलेक्शन जो था ये पंचायती राज का एक हिस्सा था, जो कि इलेक्शन रूरल एरियाज़ में हुए हैं। सिर्फ काउंटिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसा वॉर जोन की तरह इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जैसे कि इनकी जो मंशा है वो कुछ हमें ठीक नहीं दिखाई दे रही है कि क्यों ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। और ये ऐसे कदम कहीं और नहीं, जैसे किश्तवाड़ का कल मैंने ऑर्डर देखा था, उसमें सिर्फ दफ़ा 144 लगाया गया था, जो कि जेन्युइन है। लेकिन ये इंटरनेट बंद करना, ट्रैफिक बंद करना, ये कहीं और नहीं हुआ है आज से पहले, और ये पहली बार हमने देखा है। आपको नहीं लगता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीयत है उसमें कुछ खोट है? वही मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि कुछ ना कुछ खोट है, तभी ये ऐसा कर रहे हैं। फिर क्या डर है इनको लोगों को बताने में जब रिजल्ट साथ साथ निकलते जाएंगे? क्योंकि वैसे भी इन्होंने ये बंद किया हुआ है कि कोई आसपास नहीं आएगा, एंट्री सबको अलाउड नहीं, सिर्फ मीडिया के थ्रू लोगों को तक खबर पहुँचेगी। कल डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें कहा था कि हम मीडिया को अपडेट देंगे और मीडिया थ्रू इंटरनेट या थ्रू टीवी लोगों तक खबर, लेकिन जब ये इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो लोगों तक खबर कैसे पहुंचेगी? जो ये 4G सर्विसें हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, 5 अगस्त के बाद बंद कर दी गई है और हम लोगों से जो है 4G का पैसा वसूला जाता है, और जबकि लोगों को बिल्कुल धड़ाले से कनेक्शन 4G के दिए जा रहे हैं, जियो फाइबर के थ्रू, BSNL के थ्रू, एयरटेल के थ्रू। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बात तो हमें बीजेपी के लीडरान से पूछनी चाहिए, मोदी जी से पूछनी चाहिए, या जो दूसरे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उनसे पूछनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों से 4G का पैसा लिया जा रहा है लेकिन सर्विस 2G प्रोवाइड की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सरकार है ये कैपिटलिस्ट सरकार है, ये कैपिटलिज्म की तरफ लोगों को ले जा रही है। ये जैसे किसानों के साथ भी हो रहा है वैसा ही इसमें मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में भी इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि रिलायंस जियो है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है। अगर इवन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कई PILs दाखिल हुई हैं इस बारे में कि ये जो पैसा हमसे 4G का लिया जा रहा है लेकिन सर्विस 2G दी जा रही है, लेकिन इवन हाई कोर्ट तक पे इन पे प्रेशर डाला हुआ है कि आप ऐसी PILs को एंटरटेन ना करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। और नंबर 2, ये इस बात का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि क्यों 2G सर्विसेज हैं, जबकि ये जम्मू एंड कश्मीर इनने खुद डिक्लेयर किया है कि जम्मू डिवीज़न जो है बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री है। तो यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है इनको? इस सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना कर करके सिर्फ एक कैपिटलिस्ट को, इनकी रिलायंस को, जियो को पर्टिकुलरली फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। शादाब साहब, जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला आ रहा है, सिक्योरिटी रीज़न का मसला आ रहा है, क्या 2G पे कोई भी आतंकवादी कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर सकता है जबकि 2G चल रहा है थोड़ा बहुत? वही तो मैं सब मीडिया वालों से या जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स में उनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सवाल आप सरकार से या बीजेपी के लीडरों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी का क्या कंसर्न है? यहाँ तो पहले भी मोबाइल सर्विसेज ऑन थी मिलिटेंसी के दौरान, जब पीक पे मिलिटेंसी थी,
उस वक्त भी मोबाइल चल रहा था, इंटरनेट चल रहा था, तो कभी सिक्योरिटी का रीज़न नहीं दिया गया कि हाँ थोड़े दिन के लिए, एक आध दिन के लिए बंद किया जाता था इंटरनेट। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा इंटरनेट शटडाउन, वो भी अब 2G पे, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, उसकी में बच्चों को कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपकी एजुकेशन हो रही है। तो यहाँ पे वो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं एजुकेशन की वजह से, ये 4G की वजह से जो 2G इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी वैसे नहीं हो पा रही हैं जैसे बाकी जगहों पे हो रही हैं। शादाब साहब, जैसे कि आपने देखा कि पहली बार DDC इलेक्शन हुआ, तो इस इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैंने कल भी एक चैनल से बोला था कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक टेस्टिंग लैब बना रखा है, हर कोई टेस्ट उन्हें यहाँ से ही करना होता है। DDC जो इलेक्शंस होते थे, ये नॉर्मली रूटीन ये था कि पंचायती राज का ये 3rd टियर इलेक्शन है। पहले सरपंच चुने जाते हैं, उसके बाद BDC चेयरमैन चुना जाता था, और उसके बाद BDC चेयरमैन में से ही एक DDC चेयरमैन होता था, जिसको कि BDC चेयरमैन आपस में इलेक्ट करेंगे। ये पहली बार हुआ है यहाँ पे ऐसा इलेक्शन हुआ है कि इसको पब्लिक ने वोट किया है। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन अच्छी बात है, पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो BDC चेयरमैन बने उनको क्या पावर्स मिली हैं अब तक? इनको 1-1.5 साल हो गया, अभी तक उनको कोई पावर्स नहीं दी गई हैं। इसी तरह से अगर BJP, मुझे लगता है कि अगर BJP वाले कहीं पे मेजॉरिटी नहीं ले पाते, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि ये 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ जम्मू डिवीज़न में इनकी DDC चेयरमैन बन सकता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये DDC चेयरमैन या DDCs को, इनको किसी को कोई पावर्स ही नहीं मिलने वाली है। तो फिर लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए आपने क्या किया है। आपको क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक कामयाब होगी DDC में? देखिए, यहाँ पे कुछ सीट्स पे अलाइंस था, इंशाल्लाह वो सीट्स तो हम जीते हुए हैं। मरमत में कांग्रेस, गुन्ना में नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिन सीट्स पे अलाइंस नहीं हुआ, वो अलाइंस, उसकी कुछ कैलकुलेशंस थी किस वजह से अलाइंस नहीं हुआ, वो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन मैं इस वक्त भी बात करूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कंबाइन की। यहाँ पे जो DDC चेयरमैन बनने वाला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कंबाइन ही बनाएंगे। शादाब साहब, बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि जो पिछले 17 साल 20 साल का वोट बैंक बना हुआ था, तो इस बार ये शिकायत रही कि जैसे कि हाँच के लोगों ने मुझसे कहा कि वहाँ पर 1000 वोट था और वहाँ पर 700 वोट जो है वो NC का था, वहाँ पर कोई भी NC का बंदा नहीं गया उनको वोट मांगने के लिए। इसकी क्या वजह रही? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, हमारे लीडरान जेलों में बंद थे। उसके बाद जब उनको छोड़ा गया तो ये फ़ैसला हुआ कि शायद हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला हुआ, ये बिल्कुल आखिरी मिनट पे हुआ। हमने देखा होगा कि 16 तारीख को भागवा का लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने, और 15 तारीख को हमने भागवा में कैंडिडेट अनाउंस किया था, सिर्फ एक दिन पहले। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी ऐसे ही हुआ। गुन्ना में हमने 22 तारीख को कैंडिडेट अनाउंस किया था। तो वजह यही रही कि टाइम कम था, वक्त बहुत कम था, लेकिन हमारे पास ग्राउंड पे वर्कर्स थे, वो अपना अपना काम कर रहे थे। हमारा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया। लोगों की शिकायत ये रही कि हमारे पास कोई भी नहीं आया, हाँच के लोगों की खास करके हमारे पास कोई नहीं आया, और हमें मजबूरन कुछ लोगों ने वोट BJP को किया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को किया, और इक्का दुक्का वोट जो है जिनको सिर्फ वहाँ पर भी हाल दिखाई दी, उन्होंने हाल को वोट दिया। नहीं, वो तो अब 22 तारीख को पता चलेगा कहाँ पे किसने क्या वोट किया है। मैंने कहा ना, टाइम वक्त कम था, इसलिए हम हर घर नहीं पहुंच सके। अलबत्ता पंचायत लेवल पे हर जगह मीटिंग्स हुई थी। लोगों के लिए कोई ख़ास मैसेज आपका? लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप अपना शांति बनाए रखें। कल देखते हैं इंशाल्लाह रिजल्ट्स कैसे आते हैं। हम पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में होंगे। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और इंशाल्लाह हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। जैसे कि 22 और 23 तारीख को मना किया गया है रैली को, उसको हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। हम 24 तारीख को इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शादाब सरवरी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है, NC के कारकुन भी है। हमने इनके साथ बात की, 4G के ऊपर बात की, और जो कुछ गाइडलाइन DC साहब की तरफ से बताई गई है उनके ऊपर बात की, DDC इलेक्शन के ऊपर बात की। तो इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे जवाब दिए। हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो गाइडलाइन दी जाती है उनका फॉलो करें, और कल और परसों बिल्कुल गैदरिंग न करें, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के ऊपर फॉलो करें।